सुबह सुबह वॉक करके लौटते ही अंकिता लिफ्ट से अपनी फ्लोर पर आ गई। बेल बजाते ही रोहित ने दरवाज़ा खोला और फिर टीवी के सामने बैठकर चाय पीने लगी। अंकिता लिस्ट में ज्वाला को दे आया था, दोपहर तक सामान पहुंचा देगा, तुम चेक कर लेना, रोहित ने कहा। ठीक है, आप चिंता ना करें, मैंने कहा। फिर नाश्ता और टिफ़िन तैयार करके दोनों को विदा किया। अन्नू और रोहित के चले जाने के बाद मैं आराम कुर्सी पर निढाल हो गई। यह तो अच्छा था कि रोहित के ऑफिस के रास्ते में ही अन्नू का स्कूल पड़ता था और वे स्कूल ड्रॉप करते हुए अपने ऑफिस निकल जाते थे, वरना तो उससे स्कूल छोड़ना भी मुझे ही जाना पड़ता था। दोपहर 1 बजे तक उसका स्कूल होता था, तब तक मैं अपने सभी काम निपटा कर उसे ले आती थी। तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोसी रानी हाफती हुई दिखाई दी। क्या हुआ, कहाँ से भागती दौड़ती चली आ रही है, मैंने पूछा, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानती थी कि उसे तिल का ताड़ बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। यार बैड न्यूज़ है, आकाश की ना वाइफ ने जान दे दी। क्या क्या कह रही है तू? हाँ यार, सभी सख्ती में हैं, वह बोली और फिर पूरी बात बताने लगी। उसके जाने के बाद मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। उफ, दिशा ने यह क्या कर लिया, अपने 2 साल के बच्चे को यूँ छोड़कर, लेकिन वह तो प्रेग्नेंट भी थी। मतलब उसने नन्ही सी जान को भी अपनी कोख में ही दफन कर लिया। आखिर ऐसा उसने क्यों किया? मैं जानती थी फिर भी हैरान थी। दिमाग में बहुत से प्रश्न हथौड़े की तरह चलते जा रहे थे। आकाश को तो मैं अच्छी तरह जानती थी, उसकी शादी में नहीं गई थी, लेकिन लोगों से सुना अवश्य था कि बहुत खूबसूरत व समझदार है उसकी पत्नी। बाद में तो यह तक सुनने में आया था कि बात बात पर वह पत्नी को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देता है, उसे उसकी मायके जाने नहीं देता, यहाँ तक कि उसके माता पिता के लिए अपशब्द भी कहता है। एक बार एक आयोजन में उसकी पत्नी से मुलाकात हुई थी तो आंखों में आंसू भर कर उसने मुझसे यही 2 शब्द कहे थे कि दीदी, काश हम भी आपकी तरह खुशहाल होते। हाँ, खुशहाल ही तो थी मैं कि आकाश के चंगुल से बच निकली थी। वाकई अगर रोहित ने ना संभाला होता तो मैं कतरा कतरा होकर कब की टूट कर बिखर गई होती। सोचते सोचते मेरा मन अतीत की गहराइयों में विचरने लगा। भाभी, यह रंग आप पर बहुत खिल रहा है। कुछ गहरे नीले रंग की साड़ी पहनकर घर के बाहर सब्जी खरीदते समय किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। हम नए नए ही शिफ्ट हुए थे। आकाश हमारे पड़ोसी का बेटा था। आकाश ने कहना जारी रखा, सच, कुछ लोगों को कुदरत ने फुर्सत में बनाया होता है और आप उनमें से एक हो। यह कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है? मैं कहते हुए हंसती। अंदर आकर खुद को शीशे में निहारते हुए मैं खुद भी बुदबुदा उठी कि सच में कुदरत ने मुझे फुर्सत में बनाया है। दूध सी मेरी काया और उस पर तीखे नैन नक्श मेरी सुंदरता में चांद लगाते हैं। उस पर कपड़ों का मेरा चुनाव लोगों के बीच मुझे चर्चा का विषय बना देता था। वैसे तो ऐसी तारीफ़ें सुनने की मुझे आदत सी पड़ गई थी, लेकिन आकाश द्वारा की गई तारीफ से मुझ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसका मेरी आंखों में गहरे झांक कर देखना, फिर अर्थपूर्ण तरीके से मुस्कुराना मुझे अच्छा लगा। सच कहूँ तो उसके शब्दों से ज़्यादा उसकी मोहक मुस्कान ने मुझे लुभाया। पड़ोसी होने के नाते गाहे बगाहे उससे मेरी मुलाकात होती रहती थी। उस वक्त अन्नू बहुत छोटी थी और मेरे पार्लर की भी ढेर सारे काम होते थे। ऐसे में कभी कभी मैं झुंझला उठती थी। एक दिन मैं रोहित से अपनी परेशानी का रोना लेकर बैठी ही थी कि आकाश आ गया। बातों ही बातों में उसने मुझे मदद की पेशकश की, जिसे मुझसे पहले रोहित ने स्वीकार कर लिया। अब आकाश तकरीबन रोज़ मेरे छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने के लिए आने लगा। उसकी गाड़ी पर बैठते उतरते समय जब भी मेरा हाथ उससे टच होता तो वह बड़ी ही शरारत से मुस्कुरा उठता। मन ही मन उसकी यह शरारत मुझे अच्छी लगती, पर ऊपर से मैं उसे बनावटी गुस्से से देखती तो झट से सॉरी बोलकर अपना मुंह घुमा लेता। धीरे धीरे मुझे उसके साथ की आदत पड़ गई। उधर रोहित की प्राइवेट जॉब थी, वे देर रात घर आते थे। कई बार तो उन्हें ऑफिस के काम से शहर के बाहर भी रहना होता था। वैसे भी रोहित मेरे लिए एक बोरिंग इंसान थे, जिन्हें मेरी खूबसूरती से ज़्यादा ऑफिस की फाइलों से प्यार था। हाँ, मेरी और अन्नू की ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखते थे, पर उम्र का जोश कहे या वक्त की कमज़ोरी, आकाश तो पहले से ही बेपरवाह और दुस्साहसी किस्म का इंसान था। मेरे मौन में उसने मेरी रजामंदी शायद महसूस कर ली थी। अब अधिकतर वह मेरे साथ ही रहने लगा। अन्नू को स्कूल छोड़ना व लाना, जब मैं पार्लर में व्यस्त रहूं तो उसे पार्क घुमाना, मेरे पार्लर का सामान लाना, शॉपिंग में मेरी मदद करना आदि काम वह खुशी खुशी करता था। रोहित के शहर से बाहर रहने पर भी
वह हमारा बहुत ख्याल रखता था। मैं उस जगह नई थी और रोहित किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, इसीलिए लोगों की निगाहें हमें देखकर भी अनदेखी कर देती थी। हालांकि पार्लर में कई महिलाएं हमारे बीच क्या चल रहा है इस खबर को जानने के लिए उत्सुक नज़र आती थी, लेकिन मैं मस्त होकर अपना काम करती रहती थी। लेकिन इतना तय था कि मैं और अन्नू दोनों ही आकाश के मुँह पास में बंधी जा रही थी। अन्नू तो बच्ची थी, पर मैं बड़ी होकर भी बहुत नादान। ऐसे ही एक शाम रोहित दिल्ली में थे। मैं और आकाश पार्लर का कुछ सामान लेने गए थे। अन्नू को मैंने रोहित के रिश्ते में लगने वाली एक मौसी के यहाँ छोड़ दिया था। बाजार से लौटते हुए हमें देर हो चुकी थी। बारिश और हल्की फुहारों ने हमें कुछ भिगो दिया था। बहरहाल ताला खोलकर हम अंदर आ गए। आकाश, अब तुम जाओ, काफ़ी देर हो चुकी है, मैं अन्नू को लेकर आती हूँ। मेरे कहने पर भी वह सोफे पर बैठा रहा। अगर रात यहीं रुक जाऊँ तो? चाह कर भी मैं उसे इनकार न कर सकी। मौसम की खुमारी कहे या गीले तन की खुशबू, हम दोनों ही बहकने लगी। आकाश ने मेरा हाथ खींचकर मुझे सोफे पर बिठा लिया। सुबह बड़े ही सहज भाव से उठी और खुद को तरोताज़ा महसूस किया। उस वक्त मेरे मन में कोई अपराध बोध या आत्मग्लानि नहीं थी। मैं बहुत खुश थी और अन्नू को मौसी के घर से यह बहाना करके ले आई कि रात बहुत हो चुकी थी, तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। मौसी ने फ़ौरन मेरी बात पर विश्वास भी कर लिया। रोहित के दिल्ली से आ जाने के बाद हमारी मुलाकात उतनी आसान ना रही और ना ही हमारे मिलने की कोई उपयुक्त जगह। 10-12 दिनों में हमारे बीच दूरी आने से हम बौखला उठे और फिर आपसी रजामंदी से भाग जाने का निर्णय ले लिया, किसी भी अंजाम की परवाह किए बगैर। आकाश का तो पहले ही अपने परिवार से कोई खास जुड़ाव नहीं था। इधर उसके आकर्षण में बंधी मैं भी घायल हिरनी से उसके साथ चलने को तत्पर हो उठी। एक दिन अन्नू के स्कूल की छुट्टी थी। तब रोहित के ऑफिस जाने के बाद मैंने अन्नू को खिला पिलाकर सुला दिया और चल पड़ी अपने नए सफ़र की ओर। अब सोचती हूँ तो बहुत धिक्कारती हूँ खुद को। गोवा में 1 हफ्ते रहने के बाद जब हमारी खुमारी कुछ उतरी तो समझ आया कि जीवन में शारीरिक ज़रूरतों के अलावा भी बहुत कुछ ज़रूरी होता है। उसका कारण यह भी था कि आकाश जो 10,000 रुपये अपने घर से लाया था वे ख़त्म होने को थे। मेरे पास जो भी कैश था मैंने आकाश के हाथ में रख दिया। इससे क्या होगा? उसके चेहरे पर नाराज़गी के भाव थे। तो मैं क्या करूं? जो मेरे पास था तुम्हें दे दिया, अब क्या करना है तुम जानो, मैं गुस्से में बोली। अच्छा, तो ये क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है? तुम भी तो कुछ ला सकती थी, उसने झुंझुला कर कहा। तो प्यार का दम भरते ही क्यों थे जब तुम्हारी जेब खाली थी? बहुत बड़े मर्द बनते थे ना, अब कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी? बातें तो चांद सितारों की करते थे, क्या तुम्हें इन खर्चों के बारे में पहले नहीं सोचना चाहिए था? मैंने गुस्से में अपने पहने हुए गहने उतार कर उसके हाथों में रख दिए। मुझ पर चीखने की बजाय अपने गरीबान में झांको और देने ही हैं तो सारे गहने दो, यह मंगलसूत्र भी। आकाश ने उतावलेपन से मेरी ओर बढ़ते हुए कहा। नहीं, मैं इसे नहीं दूंगी, यह रोहित के प्यार की निशानी है, मैंने भावावेश में कहा। वाह रे ढोंगी औरत, पति और बच्चों को छोड़ते समय तुम्हारा कलेजा नहीं पसीजा और अब उसकी निशानी को रखने का नाटक कर रही हो। आकाश सब बेशर्मी पर उतर आया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? आज मैं तुम्हारे कारण ही अपनी हरी भरी गृहस्थी को छोड़कर यहाँ हूँ, यहाँ तक कि अपनी बेटी अन्नू को भी छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए। मैं लगभग चीखते हुए बोली। तो कोई एहसान नहीं किया तुमने मेरे साथ मैडम? आकाश ने अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। आकाश के इस बदले रूप को देखकर मैं हैरान रह गई। मन की बेबसी और ठगे जाने की पीड़ा आंखों से बह निकली। मन के किसी कोने में घर से भागने का मलाल भी हुआ और अपनी नासमझी पर गुस्सा भी आया। मुझे रोता देख आकाश मेरे पास आया और हमेशा की तरह मुझे दुलराने की कोशिश की, लेकिन आज उसकी यह हरकत मुझे नापाक लगी। आवेश में आकर मैंने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। दूर हो जा मुझसे, मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। अरे पागल हो गई है क्या? क्यों चिल्ला रही है? भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, मत भूल कि हम यहाँ भाग कर आए हैं। तुम्हारी जो मर्जी आए करो, कहकर आकाश पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उस वक्त अपनी हालात के लिए अपने सिवा किसे कोसती। रोहित ने 1-2 बार अप्रत्यक्ष रूप से मुझे समझाने की कोशिश भी की थी, परंतु उस समय मुझ पर आकाश की प्यार का ऐसा भूत सवार था कि बिना कोई आगा पीछा सोचे मैं यह काम कर बैठी।
अब मैं अपनी उसी करनी पर शर्मिंदा होकर रोए जा रही थी। शाम हो गई, आकाश नहीं लौटा। अब मैं और घबरा गई। अगर उसने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? एक तो अनजानी जगह, उस पर हाथ में 2 पैसे भी नहीं। शायद सच्चे रिश्तों को नकारने की मुझे सज़ा मिली थी। मेरी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी। रोहित जैसे सच्चे जीवन साथी और अपनी मासूम बच्ची को धोखा देकर मैंने जो वासना जनित गलत राह चुनी थी, उसकी भयावहता का यह सिर्फ आगाज़ था। आकाश को मैं फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही थी, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। वहाँ इसी तरह रोहित भी परेशान होते हो रहे होंगे। यह विचार आते ही उन्हें फ़ोन लगाना चाहा, पर फिर रुक गई कि किस मुंह से और क्या सफाई दूंगी मैं। आकाश द्वारा लाई गई इस नई सिम में और कोई नंबर भी सेव नहीं था। रात होने को थी। मेरा सारा धैर्य जवाब दे चुका था। तभी दरवाजे पर हुई आहट से दौड़कर दरवाज़ा खोला तो हैरान परेशान रोहित को देखते ही चौंक पड़ी। मन चाहा कि लिपट जाऊं उनसे और जी भर कर रो लूं, पर अपनी करतूत याद आते ही मुझ पर मानो घड़ों पानी पड़ा। आकाश के पापा भी उनके साथ थे, पर मुझे कमरे में अकेली पाकर वे बाहर ही बैठ गए, आकाश के इंतज़ार में। रोहित ने पास आकर स्नेह से मेरी पीठ पर हाथ रखा तो मैं पिघल कर उनके सीने से लग गई। मुझे माफ़ कर दो रोहित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने हिचकियाँ लेते हुए कहा। काफ़ी देर तक खड़े रहे रोहित, अपनी मुख संवेदनाएं प्रकट करते रहे। फिर बोली, घर चलो अंकिता, अनु तुम्हारी राह देख रही है। नहीं रोहित, अब मैं वहाँ क्या मुंह लेकर जाऊँगी, अनु से क्या कहूँगी? मैंने जो भी किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं, कहकर मैं सिसक उठी। रोहित काफ़ी देर तक मुझे समझाते रहे। उन्होंने बताया कि किस तरह आकाश के किसी दोस्त से हमारी जानकारी निकाल कर बड़ी मुश्किल से यहाँ आए हैं। मैं मन ही मन और भी लज्जित हो गई। आखिरकार मैं लौटने को तैयार हो गई। करती भी क्या, आकाश का असली रंग तो देख ही चुकी थी। अंकल जी, आप आकाश से बात कर उसे ले जाना, मैं अंकिता को लेकर जा रहा हूँ, चिंतित बैठे आकाश के पिता से रोहित ने कहा और मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ गए। घर पहुँचते ही दादी के हाथों से छिटक कर अनु मम्मा मम्मा कहते हुए मेरे गले आ लगी। मैं उसे ज़ोर से छाती से लगाकर प्यार करने लगी। वहाँ मौजूद सभी लोगों को शायद यह प्यार बनावटी लग रहा हो, पर मैं वास्तव में शर्मिंदा थी। रोहित की वजह से ही सबने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, पर उनकी निगाहों में खासी नाराज़गी दिखी। मेरा अपना भाई भी मुझसे दूर खड़ा था। मुझे लौटे 2 दिन बीत चुके थे। सारा समय मैं अपने कमरे में ही रहती थी। रोहित आकर मुझे खाना खिला जाते। नन्ही अन्नू तो जैसे चहक उठी थी, पर मेरे सास ससुर व भाई ने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं की थी। ऐसे ही एक रात अचानक मेरी नींद खुली तो देखा रोहित मेरे पास नहीं है। हाँ, अन्नू मेरी ही बगल में सोई थी। मैं उठकर उन्हें पुकारते हुए बाहर निकली ही थी कि बैठक से आती आवाज़ों ने मुझे ठिठकने को मजबूर कर दिया। ये आवाज़ें मेरे भाई की थी। वह कह रहा था, जीजा जी, मैं आंटी अंकल जी की बात से सहमत हूँ। यह रिश्ता अब सामान्य नहीं हो पाएगा। यह दीदी की गलती नहीं, शर्मनाक हरकत है, जिसका दंड उसके साथ साथ सारी ज़िंदगी आपको भी भुगतना पड़ेगा और आगे जाकर अन्नू को भी। मेरी बात तो सुनो। रोहित ने कुछ कहना चाहा। नहीं जीजा जी, आप सुनो। अन्नू अभी छोटी है, बड़ी होकर जब उसे यह सब मालूम पड़ेगा तो वह भी अपनी माँ को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। और फिर यह तो सोचिए कि ऐसी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा जिसकी माँ भाग। बस करो, तुम बहुत बोल चुके। रोहित ने थोड़ा गुस्से से कहा। क्या गलत कह रहा है यह? अरे वह तो उसका भाई है, उसका अपना खून। जब वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो तू किस मिट्टी का बना है? इस बार रोहित के पापा बोले। पापा, आप सभी समझने की कोशिश करें। मैं अंकिता को जानता हूँ, पत्नी है वह मेरी। अगर उससे कोई गलती हुई है तो कहीं ना कहीं मैं भी कुछ हद तक उसके लिए जिम्मेदार हूँ। उसकी इच्छाओं और चाहतों को मैंने भी कहीं नज़रअंदाज किया होगा, तभी तो उसे आकाश की ज़रूरत पड़ी होगी। रोहित के चेहरे पर गहरी संवेदनाओं के भाव थे। मैं यह नहीं कहता कि अंकिता से गलती नहीं हुई है, लेकिन यही गलती आकाश से भी हुई है और आपका समाज आकाश को तो बाइज्जत बरी कर देगा इस गुनाह से। कल से ही वह फिर आवारागर्दी करता नजर आएगा इसी मोहल्ले में। फिर अंकिता ही क्यों सजा भुगते? पति हूँ मैं उसका, जीवन भर साथ निभाने के वादे किए थे, तो उसका इस मुश्किल घड़ी में कैसे उसका हाथ छोड़ दूँ? और अगर मान लीजिए
यही गुनाह अगर मुझसे हो जाता तो उसे यह मशवरा देने की बजाय आप लोग यही समझा रहे होते कि अंकिता जाने दे, माफ़ कर दे रोहित को, अपनी गृहस्थी टूटने से बचा ले। और ना जाने क्या क्या, सिर्फ इसीलिए कि वह एक औरत है। उसके द्वारा की गई भूल के लिए हम उसे सूली पर चढ़ा दें। माफ़ कीजिए, यह सज़ा मुझे मान्य नहीं है। अंकिता के हमारे जीवन में होने से हमारी खुशियाँ हैं। उसके बिना मैं और अन्नू तो दोनों अधूरे हैं। मैं अंकिता की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता पापा, यह मेरा अंतिम निर्णय है। रोहित के दिए तर्कों का किसी के पास जवाब नहीं था। सभी चुप हो गए, पर मेरा मन चित्कार कर उठा। बोली, मुझे माफ़ कर दो रोहित, तुमने मेरी पीड़ा को समझा, पर मैं आज तक तुम्हें पहचान न सकी। किसी के बाहरी आकर्षण में पड़कर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और तुम्हें बहुत गहरा घाव दे बैठी। सचमुच मैं माफ़ी के योग्य नहीं हूँ, पर कहते हैं ना कि समय बड़े से बड़ा घाव भी भर देता है। इस घटना को 1 महीना हो गया था। रोहित और मेरे बीच सभी कुछ सामान्य हो चला था। मैं अभी भी बाहर निकलकर लोगों का सामना करने से कतराती थी। आकाश के बारे में भी कुछ मुझे जानकारी नहीं थी। अगस्त माह शुरू हो चुका था। बारिश का मौसम मुझे सबसे सुहावना लगता था। ऐसे ही एक खूबसूरत शाम रोहित को घर जल्दी आया देख मैं चौंक पड़ी। आज इतनी जल्दी? मैंने पूछा। हाँ, तैयार हो जाओ, कहीं घूमने चलते हैं, रोहित ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन अन्नू सो रही है, मैंने बात टालने की गरज से कहा, क्योंकि मैं बाहर जाना ही नहीं चाहती थी। मैंने ताई को बोल दिया है, आज वे अन्नू के साथ यहीं रुक जाएंगी, रोहित ने कहा। ठीक है, फिर मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं रोहित को बिल्कुल नाराज़ नहीं करना चाहती थी। मेरी वजह से उन्होंने पहले ही काफ़ी कुछ सहा था। जब तक हम तैयार हुए, बारिश ने मौसम को और भी खुशगवार बना दिया था। ताई आ भी गई थी। अन्नू को उन्हें सौंप कर जब मैं बाहर निकली तो मेरी ओर देखते हुए उन्होंने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी, फिर गाड़ी निकालने लगे। तभी अचानक आकाश के घर पर मेरी नज़र पड़ी। ऊपर बालकनी से वह मुझे न जाने कब से निहारे जा रहा था। उस घटना के बाद मेरा और आकाश का पहली बार सामना हो रहा था। मेरा असहज हो जाना स्वाभाविक था। ऊपर देखते हुए मैं लड़खड़ा सी गई। तभी 2 मजबूत बाजू ने मुझे सहारा देकर थाम लिया। ये रोहित थे, जिन्होंने बड़ी ही अदा से मेरा हाथ थाम मुझे कार में बिठाया। आसपास के घरों से भी कई जोड़ी निगाहों ने हमें तब तक कैद रखा जब तक हम उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। खूबसूरत आलीशान होटल के अंदर एक दूसरे का हाथ थामे हमने प्रवेश किया। अपनी खोई गरिमा को वापस पाकर मैं तो फूली नहीं समा रही थी। मन ही मन उस एक पल का शुक्रिया अदा कर रही थी, जिस पल मैंने उनसे शादी के लिए हाँ की थी। हॉल की धीमी रोशनी में रोहित ने मुझे डांस के लिए इनवाइट किया, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनके सीने से लगकर डांस करते हुए मैं खुद को संसार की सबसे खुशहाल औरत समझ रही थी। कुछ देर बाद प्यारा सा डिनर करके हम होटल के उस कमरे में जाने लगे जो रोहित ने पहले से ही बुक किया था। यह सब करने की क्या ज़रूरत थी रोहित? काफ़ी समय बाद मैंने उन्हें उनके नाम से पुकारा। अंदर तो आओ, कहकर रोहित ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं? सब हमें देख रहे हैं, मैंने शर्माते हुए कहा। देखने दो, इन्हें भी तो मालूम हो कि हमारी शरीके हयात कितनी खूबसूरत है। अंदर आकर इन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा गिफ्ट निकालकर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में मुझे पेश किया। उसमें से एक हार्ट शेप का एक डायमंड रिंग निकालकर इन्होंने मुझे पहना दी। थैंक यू रोहित, कहकर मैं इनके गले से लग गई। मेरी आंखों आंसुओं से भीगी थी। अपनी पीठ पर गीलेपन का एहसास होते ही इन्होंने मेरा चेहरा हाथों में ले लिया। यह क्या, तुम रो रही हो? मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है रोहित, किस मुंह से माफ़ी मांगूं? बस अंकिता, अब इस टॉपिक को आज की बात यहीं ख़त्म कर दो। तुम मेरी प्रेरणा और सभी कुछ हो। बस अब वह सब तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी तुम हकदार हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब तक तुम खुद को माफ़ नहीं कर देती, हर कोई तुम्हें गुनहगार बताता रहेगा। इसीलिए प्लीज़ इस तकलीफ़ से बाहर आओ। मैं तुम्हें इस तरह आत्मग्लानि में जीते नहीं देख सकता, कहकर रोहित ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। ताई से फ़ोन कर हम लगातार अन्नू के संपर्क में भी रहे। घर आने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल चुकी थी। अपनी उस गलती को नादानी समझ मैं भी भुलाने लगी थी। रोहित के प्यार व विश्वास ने मेरे दिलो दिमाग में मजबूती से अपनी जड़ें जमा ली थी। एक दिन रोहित ने मुझे पार्लर की चाबी सौंपते हुए अपना काम दोबारा शुरू करने को कहा। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। एक तो इतने दिनों से पार्लर बंद पड़ा था, दूसरे पार्लर आने वाली औरतों की निगाहों में तैरते प्रश्नों का सामना कैसे करूंगी?
यह सोचकर मन बैठा जा रहा था, मगर रोहित ने मुझे अपने साथ का भरोसा दिया। उसी दिन काम वाली बाई के साथ जुटकर मैंने अपना पार्लर साफ किया। कई कॉस्मेटिक जो एक्सपायर्ड हो चुके थे उन्हें हटाकर हर चीज़ व्यवस्थित की। एक दिन सुबह सुबह छुट्टी के दिन अन्नू अभी तक सोकर नहीं उठी थी। रोहित वॉशरूम में थे कि तभी किसी ने बेल बजाई। यह सोचकर कि बाई आ गई होगी, मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने आकाश को देखकर अचकचा गई। मेरा मन कसीला हो गया और चेहरे पर तनाव आ गया। भैया है क्या? आकाश धीरे से बोला और आंखों ही आंखों में मुझे कुछ समझाने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों के भाव समझ मुझे उससे नफरत हो गई। क्या अब भी उसे कुछ मुझसे उम्मीद है? छी, यह अपने आप को समझता क्या है? बहुत कड़े शब्दों में कोई जवाब देना चाहती थी कि तभी रोहित ने पीछे से आवाज़ दी, आओ आओ आकाश, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जी भैया, आज्ञा कीजिए। शब्दों में शहद घुली मिठास लेकर वह बेशर्मों की तरह बोला, सुनो, आकाश के लिए कुछ लेकर आओ। जी। रोहित की बात का आशय समझ में वहाँ से चली गई। आकाश, आपकी भाभी का जन्मदिन आ रहा है 10 सितंबर को। एक पार्टी का प्लान करने की सोच रहा हूँ। जी भैया, बहुत अच्छा, मैं सारा इंतज़ाम कर दूँगा। आकाश को जैसे इसी मौके की तलाश थी। रोहित के बताए गार्डन में आकाश द्वारा वाकई बहुत खूबसूरत इंतज़ाम कर दिया गया। हालांकि इस बीच आकाश ने मुझे फिर से बहकाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। जब भी मेरे सामने अपनी जाहिल हरकतें करता और मैं उसे जवाब देने को आतुर होती, न जाने कहाँ से रोहित हमारे बीच आ जाते। ऐसा लगता कि वे हमेशा मेरे पास ही हैं। लेकिन एक बात तो तय थी कि आकाश के जिन गुणों या हरकतों पर पहले मैं रीझ उठती थी, अब उसकी उन्हीं हरकतों पर मुझे क्रोध आता था। शाम को केक कटने के बाद बजती तालियों के बीच सबसे पहले मैंने अन्नू को केक खिलाया, फिर रोहित ने मुझे व मैंने रोहित को खिलाया। तभी अचानक लाइट के चले जाने से जो जहाँ था वही खड़ा रह गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लोग की मिलीजुली आवाज़ें कानों में आ रही थी कि सहसा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक और ले चला। एक पल को तो मैं समझ नहीं पाई, फिर उन हाथों की छुअन का एहसास होते ही मैंने उस व्यक्ति की गालों पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। तभी लाइट आ गई। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, यह आकाश ही था जिसने लाइट जाने का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। फिर तो मैंने आकाश को खूब खरी खोटी सुनाई। मेरे मन में उसके प्रति जितना आक्रोश था सारा मेरी ज़बान पर आ गया। उसकी कारगुजरियों को बेपर्दा करते करते मैं स्वयं भी आत्मगलानी से भर भावुक हो उठी। तभी किसी ने पीछे से मेरा हाथ थाम लिया। हाँ, ये रोहित ही थे, हमेशा की तरह। आगे रोहित ने कहा, दोस्तों, हकीकत से आप सभी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जो भी कुछ हो चुका है उसमें मैं अपनी पत्नी का दोष नहीं मानता। कई बार स्थितियाँ व निर्णय हमारे बस में नहीं रहते। मेरा मानना है कि मेरी पत्नी आज भी उतनी पवित्र है और आज भी उसका उतना ही सम्मान करता हूँ जितना पहले करता था, बल्कि अब और ज़्यादा। वैसे भी कायदे से सज़ा उसे मिलनी चाहिए जो आज भी वही गलती दोहराने की कोशिश में लगा है। आप सभी देख चुके हैं, सच्चाई आपके सामने है। थप्पड़ खाने के बाद आकाश कुछ गुस्से और चिढ़ से मुझे घूरने लगा। तभी रोहित की साफ गोई देखकर मोहल्ले वाले भी हमारे पक्ष में बोलने लगे। बात बढ़ती देख आकाश की मम्मी पापा उसे वहाँ से लेकर चले गए। पार्टी में अचानक इस व्यवधान के लिए रोहित और मैंने मेहमानों से माफ़ी मांगी। फिर सभी ने उत्साहपूर्वक पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। पार्टी में जो कुछ हुआ उसने मेरे खोए आत्मविश्वास को एक बार फिर लौटा दिया। रोहित के साथ ने मुझ में एक साहस का संचार कर दिया। आकाश को बार बार बुलाकर उससे मेरा सामना कराना भी रोहित ने जानबूझकर कराया था, ताकि मैं समाज के सामने अपने अपराध बोध से मुक्त हो सकूं। क्योंकि वे आकाश को मुझसे बेहतर समझ पाए थे और जानते थे कि मुझसे मिलने पर वह दोबारा अपनी जलील हरकत अवश्य दोहराएगा। बहरहाल अब मैं बेधड़क बाहर आने जाने लगी। मेरी झिझक व संकोच दूर हो गया था। आकाश मुझे फिर दिखाई नहीं पड़ा। दूसरे पड़ोसियों से ही मालूम हुआ कि आकाश के माता पिता अपना घर बेचकर कहीं और चले गए। सुनकर मैंने राहत की सांस ली। उसके घर बदलने के 8 महीने बाद ही पता चला था कि आकाश की शादी हो गई है। अब उड़ती उड़ती खबरें कभी कभार सुनने को मिलती है कि वह अपनी पत्नी को बहुत परेशान करता है। मैं खुद को धन्य समझती हूँ कि रोहित जैसा जीवन साथी मुझे मिला, जिसने मुझे आकाश के झूठे मोहपास के दलदल से बचा लिया। तभी मेरी नज़र घड़ी पर गई तो चौंक उठी कि अन्नू के आने का वक्त हो गया है। घर का सारा काम जस का तस पड़ा था।
अन्नू को लेने जाने के लिए ताला लगाकर घर से निकली। रास्ते में रोहित को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें मालूम हो चुका है। वे भी स्तब्ध हैं, यह जानकर कि उसकी पत्नी ने जान दे दी है। मैं दिशा के लिए वाकई बहुत दुखी हूँ, लेकिन आकाश जैसा अवसर परस्त व बदतमीज इंसान के लिए मेरे मन में कोई संवेदना नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।